वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। एक्चुअली में ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन है और ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन में कॉमन है और ये पहला स्टेप माना जाता है। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस दो टर्म से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर ये जो दो टर्म है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, ग्लाइको, और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है लाइसिस। तो जो ग्रीक वर्ड है उसमें ये पहला वर्ड है ग्लूकोस और ग्लूकोस को हम लोग यहाँ पे ग्लूकोस से समझेंगे। और जो दूसरा वर्ड है लाइसिस, लाइसिस का मीनिंग ब्रेकिंग से है या फिर स्प्लिटिंग से है, यानी कि टूटने का मतलब समझना है। ये अगर इस ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो इस ग्लाइकोलिसिस के और भी कई नाम हैं। तो इसका अगर नाम देखें तो इसको और किस नाम से बोला जा सकता है, आल्सो नोन एज। अब यहाँ पे ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम है ईएमपी पाथवे। इसको सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ओनली ईएमपी। अब जो ये नाम दिया गया है 3 जर्मन साइंटिस्ट के ऑनर में दिया गया जिन्होंने इसको डिफाइन किया था। वो साइंटिस्ट कौन से, यहां पे देख लेते हैं। 3 जर्मन साइंटिस्ट। अब यहां पर पहले साइंटिस्ट का नाम है इम्बेडेन, दूसरे साइंटिस्ट का नाम है मेयर हाफ, और जो तीसरे साइंटिस्ट का नाम है वो है पारनास। तो जो साइंटिस्ट के नाम का इनिशियल है उसी के हिसाब से ये ईएमपी पाथवे बना है। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है, अभी आपको बताया कि कॉमन पाथवे होता है। तो यहाँ पर दिस इज द कॉमन पाथवे, किसमें, दोनों ही रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, दोनों में ये कॉमन पाथवे हैं और ये पहला स्टेप माना जाता है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का ये पहला स्टेप है। इसको फाउंडेशन स्टेप भी कह सकते हैं क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। अब यहां पर इसके कंप्लीट होने में अगर स्टेप की संख्या देखें तो टोटल 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। अब ये जो 10 स्टेप्स है इसको दो तरह से हम लोग डिवाइड करके समझेंगे। पहले स्टेप को क्या बोला जाता है, प्रीपरेटरी फेज। इसको और भी कई नाम से बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, तो इसको बोल सकते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। और क्या बोला जा सकता है, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, या बोला जा सकता है एनर्जी स्पेंडिंग फेज, क्योंकि यहां पर एटीपी का यूज होगा। अब ये जो पूरा नाम दिया हुआ है सब एक ही नाम है, तो इन तीनों को यहां पे अलग कर देते हैं। बेसिकली इसको देखेंगे। अब ये कहां से कहां तक कंप्लीट होता है, 10 स्टेप की अगर बात करें तो ये शुरू होगा ग्लूकोज से और 3-फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड तक के स्टेप को बोलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 स्टेप्स को ही यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये कुल 5 स्टेप लेगा कंप्लीट होने में, और इसको हम लोग क्या समझेंगे, प्रिपरेटरी फेज। अब जो दूसरा फेज है यहाँ पे उसको क्या बोला जाएगा, नंबर बी में देख लेते हैं। इसको बोला जाएगा पे ऑफ फेज, या फिर इसको और किस नाम से बोल सकते हैं, एनर्जी
यहाँ पे देखिए क्या लिखा, इन्वेस्ट हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे देते हैं, एटीपी का यूज यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पे हमको एटीपी मिलती है, तो इसको बोलेंगे एनर्जी हार्वेस्टिंग फेज। यानी कि यहाँ पर हम लोग एटीपी का इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे एटीपी को प्राप्त करेंगे, यानी हार्वेस्ट करेंगे। इसको ऐसा भी बोला जाता है एनर्जी जेनरेशन फेज, क्योंकि यहाँ पर हमको एटीपी मिलती है। अब ये कहाँ से कहाँ पर कंप्लीट होगा, तो इसको अगर देखें तो ये होगा लास्ट का 5 स्टेप, यानी कि फ्रॉम 3 PgL, PgL मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये जाएगा पायरुविक एसिड में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टेप को क्या बोला जाएगा, पे ऑफ फेज। अब यहाँ पर लास्ट 5 स्टेप्स को कंसीडर किया जाता है। हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि ग्लाइकोलिसिस में प्रिपरेटरी फेज क्या होता है और पे ऑफ फेज क्या होता है। अब इन्हीं दोनों को समझना है। एक बात और ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलिसिस जो 10 स्टेप में कंप्लीट होता है, उसमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, लेकिन ऐसी 3 स्टेप है जो रिवर्सिबल नहीं होती, यानी कि इरिवर्सिबल होती है। वो है पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और लास्ट वाला यानी कि 10वां स्टेप, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और जो 10th स्टेप है वो इरिवर्सिबल होता है। तो चलते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन है इस ग्लाइकोलिसिस में। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा इरिवर्सिबल एक्शन के द्वारा। अब यहाँ पे ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है और इसका यहाँ पर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर एक एटीपी की मदद से 1 एटीपी की मदद से ये कंपाउंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। अब यहाँ पे ये जो 6 लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। अगर हम ये कह दें कि ये जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 कार्बन, दूसरा कार्बन यहाँ पे हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां और यहाँ पर ये 6वां हो गया। तो जो ये 6 कार्बन है यहाँ पे इस तरह से फॉस्फेट अटैच हुआ है, तो ये वाला हो जाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को कैटलाइज करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। और ये जो हेक्सोकाइनेज है इसके लिए एक एक्टिवेटर की ज़रूरत पड़ती है, इसका नाम है Mg2+, मैग्नीशियम 2+। ये एंजाइम लगभग सभी प्रकार के टिश्यूज़ में होता है, लेकिन अगर लीवर पैंक्रियाज की बात करें तो वहाँ पर इस एंजाइम की जगह पर यूज होने वाला एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर यूज हो रहा है, ये लीवर में यूज होता है, पैंक्रियाज में इस तरह से यूज होगा। तो ये बेसिकली एनिमल के केस में इन 2 टिश्यू के जगह पर। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे रिवर्सिबल एक्शन के द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जा रहा है। अब ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ये जो कंपाउंड है इसमें होता है कीटो ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड कीटो का यहाँ पर आपस में इंटर कन्वर्जन की तरह से इक्वेशन हो रहा है। और एंजाइम का जो यहाँ पे नाम होगा वो नाम होगा यहाँ पर हेक्सो फॉस्फो आइसोमेरेज। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। ये आइसोमेरिक चेंजेस है, जब एल्डिहाइड वाला कीटो में चेंज होगा तब आइसोमेरिक चेंज होगा। अब इसके बाद यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, और ये होगा इरिवर्सिबल एक्शन के द्वारा। यहाँ पर जो
एक फॉस्फेट और आ गया है कार्बन नंबर 1 पर, वो कहाँ से आया है? वो आया है ATP से। यहाँ पर भी एक ATP का यूज होगा और वो ATP अपना एक फॉस्फेट इसमें दे देगा और ADP निकल जाएगा। दिस इज द ट्राईफॉस्फेट एंड दिस इज द एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। अब यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फो क्यों बोला गया? यहाँ पर भी फॉस्फेट, यहाँ पर भी, दोनों जगह फ्रक्टोज है तो फ्रक्टो हो गया। अब जब ये वाला ATP यूज होगा एज को एंजाइम तो यहाँ पर काइनेज एंजाइम का नाम लिखा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है PFK, यहाँ पे PFK और यहाँ पे टाइप 1 यूज होगा। इस एंजाइम का नाम जो है पेस मेकर एंजाइम भी रखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये आगे की स्टेप को कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पर इस एंजाइम का नाम है पेस मेकर एंजाइम। और ये स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहा जाता है। दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप, क्योंकि जो आगे का ग्लाइकोलिसिस का रेट होगा वो इसी स्टेप पर डिपेंड करता है। और इसको और कौन सा स्टेप बोला जाता है? कमिटेड स्टेप। अब कमिटेड स्टेप इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर ये वाला कंपाउंड बन गया तो ग्लाइकोलिसिस आगे निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट है ये आगे रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा दो इस तरह के कंपाउंड में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा था 6 कार्बन 1 मॉलिक्यूल। ये भी कंपाउंड कैसा है? 6 कार्बन का है 1 मॉलिक्यूल। ये भी 6 कार्बन का है और 1 मॉलिक्यूल है। ये भी ऐसे होता है 6 कार्बन कंपाउंड है और 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पर। लेकिन ये इस तरह से टूटा है इसमें दो कंपाउंड में और दोनों ही 3 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं। अब ये जो कंपाउंड है एक तरह का एल्डोल नेचर का कंपाउंड होता है, तो इसको ब्रेक करने वाला जो एंजाइम होगा वो होगा एल्डोलेज। तो इस एंजाइम ने क्या किया? यहाँ पर इस सबस्ट्रेट को तोड़ दिया है, यानी कि स्प्लिटिंग कर दिया है या लाइसिस कर दिया है। तो यहाँ पर इसके एक मॉलिक्यूल बन गए। लेकिन ग्लाइकोलिसिस को जो इक्वेशन आगे इस वाले कंपाउंड से शुरू होती है, इससे नहीं शुरू होती है। तो ये जो DHAP है ये रिवर्सिबल एक्शन के द्वारा इसमें चेंज हो जाता है। तो ये अल्टीमेटली कितना मॉलिक्यूल्स हो जाता है? बिकम्स 2 मॉलिक्यूल। पहले एक मॉलिक्यूल बनता, लेकिन ये भी कन्वर्ट हो जाता इसमें, तो ये एक के बजाय 2 मॉलिक्यूल हो जाता है। अब यहाँ पे कन्वर्ट करने वाला एंजाइम क्या है? वो होगा ट्रायोज, क्योंकि दोनों जगह 3 कार्बन है, दोनों जगह फॉस्फेट है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फॉस्फेट। और यहाँ पर देखिए ये कीटो ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पर हो जाएगा आइसोमेरिक चेंजेस के द्वारा नाम आइसोमेरेज। एक्चुअली में जो DHAP है इसका नाम क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दिस इज द कीटो कंपाउंड। और जो 3-PGAL है इसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यानी कि ये एल्डिहाइड वाला कंपाउंड है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब यहाँ पर इससे शुरू होती इक्वेशन, तो जो आपने यहाँ से यहाँ तक देखा है ये पूरा का पूरा कौन सा फेज हुआ? प्रिपरेटरी फेज। अब यहाँ पर ये हुआ पहला फेज। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, पहला स्टेप जो है उसमें ATP का यूज़ हो रहा है। ये तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप में ATP का यूज हो रहा है। तो अभी तक पहले स्टेप और थर्ड स्टेप में हमने देखा ATP का यूज हो रहा है। तो दो तरह का फास्फोराइलेशन हुआ, पहले फास्फोराइलेशन और दूसरा फास्फोराइलेशन। अब इसके बाद ये जो कंपाउंड है आगे वाले स्टेप में जाएगा जो पे ऑफ फेज के नाम से जाना जाता है। तो चलते देखते हैं पे ऑफ फेज कैसे होता है। अब ये जो 3-PGAL है ये यहाँ पर कन्वर्ट होगा किस में?
अब नाम से देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि लगता है यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप और आ गया है इसके कार्बन नंबर 1 पे। पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, और इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया ये 2 मॉलिक्यूल बन चुका है। अब यहाँ पर जो फॉस्फेट आया है वो ATP से नहीं आएगा, तो फिर कहाँ से आता है, ये डायरेक्टली जो है फॉस्फोरिक एसिड से आ जाता है, यानी कि H3PO4 से। और यहाँ पर एक कंपाउंड होगा, उसका भी फॉर्मेशन होगा 2NAD, किस में रिड्यूस हो जाता है, 2NADH2 में। एक्चुअली में ये एक प्रकार का कोएंजाइम है, और ये कोएंजाइम फर्स्ट है जो इसमें से हाइड्रोजन ले करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है हाई एनर्जी कंपाउंड। इसका यूज बाद में होगा। अब ये जो स्टेप है ये कौन से स्टेप में बन रहा है, इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये 6th स्टेप में बनता है। अब एंजाइम का नाम क्या होगा यहाँ पर, अगर एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और जब ये वाला कोएंजाइम यूज होगा तो लिखा जाएगा डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर इसको इनहिबिट करने वाला एक इनहिबिटर होता है, तो ये किसके द्वारा इनहिबिटेड होगा, एक कंपाउंड है उसका नाम है आयोडोएसिटामाइड। आयोडोएसिटामाइड ये जो कंपाउंड है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस का इनहिबिटर कौन सा होता है, तो आंसर है आयोडोएसिटामाइड। अब यहाँ पर ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ये जो है किस में चेंज हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा हुआ है इसमें एक जो यहाँ पर फॉस्फेट वो निकल गया, तो वो निकल करके करता क्या है, तो यहाँ पर 2 ADP मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देता है, 2 ATP मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। और ये जो चेंज है ये 7th स्टेप में होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। और जब भी ये कोई एंजाइम यूज होगा तो एंजाइम का नाम लास्ट में काइनेज जरूर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एंजाइम क्या है, दोनों जगह फॉस्फोग्लिसरिक है, तो एंजाइम का नाम यहाँ पे हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज। दिस इज द नेम ऑफ एंजाइम। अब ये जो यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है 3PG, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3PGA। अब ये जो 3PG है वो यहाँ पर ये सभी रिवर्सिबल होगा। अब यहाँ पर देखिए साइन ये भी रिवर्सिबल होगा और ऊपर वाला भी रिवर्सिबल होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पहला वाला, तीसरा वाला और लास्ट वाला ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल एक्शन के द्वारा देखे क्या है, कंपाउंड का नाम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम टू सेम है, लेकिन जो ग्रुप है फॉस्फेट का पोजीशन है वो इसके कार्बन नंबर 3 पर, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे है। जब इस तरह से होता है कि कंपाउंड सेम हो लेकिन ग्रुप का पोजीशन बदल जाए तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। तो एंजाइम का नाम म्यूटेज होगा म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ग्रुप की वजह से। तो एंजाइम का नाम यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज। अब म्यूटेज यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, इस वजह से उसका नाम रखा गया म्यूटेज। और ये जो 2PGA बना है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2PGA। ये 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, लेकिन ये चेंज 2 वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। और यहाँ पे जो इस एंजाइम का यूज होता है उस एंजाइम का नाम है इनोलेज। इसके लिए Mg2+ और पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है। और लास्ट वाला स्टेप यहाँ पर, ये जो स्टेप है ये होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 फॉस्फो लिखा हुआ है,
दो मॉलिक्यूल्स बनता है। यहाँ पर इसको पायरुविक एसिड लिखेंगे और इसकी जो मॉलिक्यूल की संख्या है वो 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें कार्बन 3 कार्बन होता है। अब यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर देखो फॉस्फो ग्रुप लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा। इसका मतलब यहाँ से 2 फॉस्फेट निकला है और वो जो फॉस्फेट निकला है वो ATP बनाने में यूज होता है। तो 2 ATP में चेंज हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे चेंज हुआ है ये 10th स्टेप में, यानी कि लास्ट स्टेप में है। तो ATP का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? 7th स्टेप में और 10th स्टेप में। 2 यहाँ पर बना, 2 यहाँ पर, तो टोटल 4 ATP बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर पहले में और तीसरे में 1 ATP कंज्यूम हुआ, तो 2 ATP कंज्यूम हुआ है और टोटल बना है 4। तो नेट गेन कितना हो जाता है? 2 ATP का नेट गेन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है ये होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अगर इसके फार्मूले को देखें कि पायरुविक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखें CH3COCOOH। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, दिस इज द पायरुविक एसिड। इसको और कैसे लिख सकते हैं? C3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन देखें यहाँ पर कितना है 3 और 1 4, तो ये हो गया 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है 1 2 3। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो इस तरह से ये एंड प्रोडक्ट हुआ। इसकी अगर काउंटिंग देखें नंबर के हिसाब से 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा और कार्बन इसमें होंगे 3। तो इस तरह से ये हुआ ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसको थोड़ा और नाम से जानते हैं। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? रॉबिन्सन एस्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक नाम है, उस नाम को बोला जाता है रॉबिन्सन एस्टर। और यहाँ पर जो ये वाला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कंपाउंड बना है इसका भी एक नाम है, और इस नाम को क्या बोला जाता है? इस नाम को यहाँ पे अगर बोलेंगे तो इसका नाम है न्यूबर्ग एस्टर। दिस इज द न्यूबर्ग एस्टर। ये इन सब के दूसरे नाम है। अब यहाँ पर एक कंपाउंड ये है फ्रक्टोज, यहाँ पर देखते हैं ये क्या है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और इसको और किस नाम से बोलते हैं? इसको बोला जाता है हार्डिन यंग एस्टर। तो इस तरह से इन सब के नाम हो गए। कभी होता ये है कि जो स्टार्च है उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। और ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये कैसे चेंज हुआ है? यहाँ पर एंटर होगा फॉस्फोरिक एसिड, और ये फॉस्फोरिक एसिड स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। लेकिन इसको भी एस्टर के नाम से बोलते हैं, उसका नाम है कोरी एस्टर। अब एंजाइम यहाँ पर जो होगा उस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोराइलेज। यानी कि ये जो स्टार्च है, स्टार्च ग्लूकोज 1 में कन्वर्ट हुआ इस एंजाइम की प्रेजेंस में, और इसमें जो फॉस्फेट आया ये ATP का नहीं है, ये फॉस्फोरिक एसिड का है। अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है इसमें एंटर कर सकता है। अब ये भी क्या है? आइसोमेरिक चेंजेस। देखिए दोनों कंपाउंड का नाम सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 पे है और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे है। तो लगता है यहाँ पर भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज। तो इस तरह से भी यहाँ पर स्टार्च जो है ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है।